हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी सेंटर। आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट ये चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी बच्चे आज पहली बार सीटिंग अरेंजमेंट सुन रहे हैं वो सभी के लिए ये लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। सारा जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे है सभी पे डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। तो सबसे पहले है कि इस चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाउंडेड बॉडीज एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर बॉडीज। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो घिरी हुई बॉडी रहेगी, जैसे इसमें सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारा चीजें आगे दिख रहा है। और कुछ ऐसी बॉडीज रहेगी जो लीनियर बॉडीज रहेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन है, देन पैरेलल लाइन है, ये सारा चीजें। तो आगे देखते हैं हम लोग कि बाउंडेड बॉडीज में कितने कितने टाइप्स आते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे बाउंडेड बॉडी में आप देखिए सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है। ठीक है, तो इतने टाइप्स ऑफ बाउंडेड बॉडीज है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सीटिंग अरेंजमेंट ये चैप्टर जो है कौन से एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो ये सारे एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जैसे एसएससी में भी सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है और रेलवे में भी सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से प्रॉपरली ये लेक्चर अगर देखा आपने, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सीटिंग अरेंजमेंट के वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाउंडेड बॉडीज है और क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर बॉडीज है। आगे बढ़ते हैं तो बाउंडेड बॉडीज में आपने देखा है कि क्या क्या चीज है। सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सर्कल तो आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, स्क्वायर भी देखा होगा, ट्रायंगल भी देखा होगा, रेक्टेंगल भी देखा होगा, लेकिन हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन ये आपने बहुत कम देखा होगा। तो यह इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ये सारे भी क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, आज पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारा डिस्कशन करने वाला है। आगे बढ़ते फिर सेकंड है लीनियर बॉडीज की तरफ हम लोग आते हैं कि लीनियर बॉडीज में क्या क्या होता है। तो आप देख पा रहे हो कि सिंगल स्ट्रेट लाइन, देन पैरेलल रो होता है। और एक बात, जैसे कि सिंगल स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सिंगल स्ट्रेट लाइन रहेगा जिसमें टोटल मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा जरूरी नहीं है कि 7 ही होगा, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने बताया कि पैरेलल रो, तो पैरेलल रो में जैसे 1 2 3 4 5 कर देते हम लोग। फिर नेक्स्ट आता है टू पैरेलल रो, 1 2 3 4 5। तो जैसे अब यहाँ पे बोल सकता है कि सभी लोग जो है कुछ ऊपर, मतलब फर्स्ट रो जो है वो साउथ फेसिंग कर रही है और सेकंड रो जो है वो नॉर्थ फेसिंग, रो 1, ठीक है, रो 2। इस तरीके से भी पैरेलल रो में पूछा जा सकता है। कभी कभी आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है 3 पैरेलल रो, जरूरी नहीं है 2 ही होगा, 3 भी हो सकता है। तो 3 में कैसे रहेगा, जैसे ये है 1 2 एंड 3, ऐसे सब में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 बोल सकते हैं। कभी हर बार बोलेगा कि सब लोग नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, कभी बोलेगा कि सब लोग साउथ फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कि डायग्राम कैसे बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट बाउंडेड बॉडीज पॉसिबिलिटी। तो डायग्राम हम लोग सर्कल का सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको व्हेन नंबर ऑफ पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीटिंग अरेंजमेंट में, कितने नंबर उस टेबल पे, उस सर्कल में, उस स्क्वायर में, उस रेक्टेंगल में, उस ऑक्टागन में बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हेन नंबर ऑफ पर्सन इवन। अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन होते हैं तो इवन नंबर आपको पता होना चाहिए। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, तो ऐसे तो 2 भी होता है, 4 भी होता है, लेकिन 2 पर्सन 4 पर्सन का बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि वो बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 6 पर्सन हो गया, 8 पर्सन हो गया, 10 पर्सन हो गया और 12 पर्सन हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे कैसे। तो क्या हम लोग ऐसा डायग्राम बना देंगे क्या कि जैसे अगर बोल दिया गया कि 6 पर्सन है और यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6, ऐसा बनाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत रहेगा। तो हम लोग डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, याद रखना है आपको। डायग्राम जब भी बोला जाएगा कि इवन नंबर ऑफ पर्सन है तो हर पर्सन को एक व्यक्ति के सामने बैठाएंगे, 1 2 3 4 और 5 एंड 6। ठीक है, अब ये कितने पर्सन हो गए, 6 पर्सन हो गए।
अब कभी बोल देता है कि 8% है, तो 8% का डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? तो 8% का डायग्राम भी ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया 8%। फिर कभी बोला जा सकता है कि 10% है, तो 10% का भी डायग्राम ध्यान में रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया 10%। अब कभी 12 मतलब मेंस लेवल का अगर क्वेश्चन है तो उसमें 12 भी पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा ये नहीं होगा, ऐसा होगा, ये हो गया 12%। ठीक है, तो जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे तो हम लोग इस तरीके से डायग्राम निकालेंगे। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हर पर्सन को हर किसी के सामने आपको बैठाना है, डायरेक्टली आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नहीं बैठाना है। ठीक है, हर पर्सन हर किसी को फेसिंग करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो फेसिंग, अब इसमें डायरेक्शन की भी हम लोग बात करेंगे आगे जाके कि वो इनसाइड फेसिंग कर रहा है तब कैसे करेंगे, जब वो आउटसाइड फेसिंग कर रहा है वो कैसे करेंगे, ये भी चीज़ों पे डिस्कशन होने वाले। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि इवन नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे तो हम लोग इस तरीके से डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन अगर रहते हैं, तो ऑड नंबर मतलब आपको पता होना चाहिए कि सब 5 होता है। अब 3 तो लेंगे नहीं क्योंकि वो तो बहुत आसान सेटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, मिनिमम 5 मतलब बहुत बेसिक लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे ग्रुप डी के एग्जाम्स है, तो जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उस पर 5% भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको देखने मिलेगा कि 7 हो गया, देन 9 हो गया, देन 11 हो गया, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका डायग्राम हम लोगों को कैसे बनाना है, तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो इवन नंबर ऑफ पर्सन है वो एक व्यक्ति के सामने बैठा देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 5 1 2 3 4। ठीक है, फिफ्थ नंबर ऑफ पर्सन हम लोग कहीं पे भी बैठा देंगे, यहाँ पे भी बैठा सकते, यहाँ पे भी बैठा सकते, यहाँ पे भी बैठा सकते, यहाँ पे भी बैठा सकते। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जब पॉसिबिलिटीज बनेगी, मतलब ऐसा हो सकता है कि ए का जो नेबर है वो बी है, ऐसा बोल दिया गया, ए इज नेबर ऑफ बी अगर बोल दिया गया तो ए बी यहाँ पे भी हो सकता है और बी यहाँ पे भी हो सकता है। तो ऐसे समय पे हम लोग पॉसिबिलिटीज बनाते हैं जो हम लोग आगे आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो उस समय पे हम लोग को क्या करना है कि दूसरी पॉसिबिलिटी जब बनेगी, इसी का सेम डायग्राम जब बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से हम लोग डायग्राम बनाएंगे 1 2 3 4 और फिफ्थ वाले पर्सन को यहीं पे करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। क्लियर है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये हो गया नंबर ऑफ पर्सन ऑड और 5%। अब मान लेते हैं कि अभी 7% हो तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको भी एज इट इज करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 और 1% बचा है तो वो हो गया 7, मतलब ये 7 नंबर ऑफ पर्सन है। फिर उसके बाद में 9% बोलेंगे तो क्या कैसे करेंगे, तो 8% को एज इट इज एक मिनट के सामने बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक जो पर्सन रहेगा 9 वो कहीं भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी तो आपको 9th वाले पर्सन को वहीं पे रखना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद में 11 नंबर ऑफ पर्सन अगर है तो उस जगह पे भी हम लोग क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, तो जब ऑड नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे तो हम लोग इस तरीके से डायग्राम निकालेंगे। उसी के आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कि सर्कल में कितने टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, जैसे मैं बात कर रहा था डायरेक्शन मतलब क्या कि इनसाइड और आउटसाइड, तो क्या क्या वैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको बोल सकते हैं कि 8%, हम लोग एग्जांपल लेते हैं 8% का ही क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 8% पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मान लिया मैंने 8% है तो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। या तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, फिर या तो ऐसा बोला जा सकता है सभी के सभी आउटसाइड फेस कर सकते हैं।
ठीक है, सभी के सभी क्या कर सकते हैं, आउटसाइड फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया रहेगा आपको कि 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड या फिर ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। और क्या तरीका हो सकता है, और क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जा सकता है कि अब फिक्स नंबर ऑफ पर्सन दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्या बोलेगा कि 4 पर्सन, 4 ऑफ देम आर फेसिंग inside and 4 of them are facing outside। ठीक है, 4 of them are facing inside and 4 of them are facing outside। क्लियर हो रहा है। और एक तरीका पूछा जा सकता है, अब बोला जा सकता है कि some of them are facing inside and some of them are facing outside। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, तो इनसाइड कोई भी फेस कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे 2 आउटसाइड, यहाँ पे 2 आउटसाइड, यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे मान लेते हैं कि आउटसाइड है, यहाँ पे इनसाइड है और यहाँ पे आउटसाइड है। मतलब देखो 4 लोग आउटसाइड देख रहे हो, 4 लोग इनसाइड। अब जरूरी नहीं है कि ये दो ऐसा, मतलब जिस तरीके से आपका क्ल्यू रहेगा उस तरीके से डायग्राम बनते जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सम ऑफ देम आर फेसिंग inside and some of them some facing outside। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग बाहर देख रहे हैं, कितने लोग अंदर देख रहे हैं। यहाँ पे फिक्स हो गया था कि 4 लोग बाहर 4 लोग अंदर, यहाँ पे भी फिक्स हो गया था कि सभी के सभी बाहर, यहाँ पे फिक्स हो गया था कि सभी के सभी अंदर देख रहे हैं। क्लियर है। तो ये सर्कल के बारे में डायरेक्शन की बात हो रही थी। यहाँ पे लिखा है आपको कि ऑल पॉसिबल सिचुएशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ पर्सन फेसिंग, मतलब फेसिंग जो पर्सन है, पर्सन जो फेसिंग करे उनका सभी पॉसिबल यहाँ पे सिचुएशन रखिए। तो अब आते हैं हम लोग स्क्वायर पे। तो स्क्वायर में क्या क्या डायरेक्शन का तरीका हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे जा सकते हैं, 4 पर्सन साइड में बैठे जा सकते हैं। तो ऐसा कभी बोला जा सकता है कि कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, मतलब आउटसाइड फेसिंग है, और साइड वाले इनसाइड देख रहे हैं। या फिर इसके अपोजिट भी हो सकता है कि कॉर्नर वाले जो पर्सन है वो अंदर देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, और साइड वाले पर्सन जो है वो बाहर देख रहे हैं, मतलब आउटसाइड देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 4 कॉर्नर है एंड 1 ऑन ईच साइड, 1 ऑन ईच साइड। तो ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन में रहेगा, ये अपने मर्जी से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक और टाइप का हो सकता है कि दोनों दो पर्सन हर साइड में बैठे जा सकते हैं। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, 2 ऑन ईच साइड। अब इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज हो सकती है कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, ऐसा भी बोला जा सकता है। या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि ऑल आर फेसिंग आउटसाइड भी बोला जा सकता है, ऑल आर फेसिंग इनसाइड भी बोला जा सकता है ना। अब कभी ऐसा भी बोला जा सकता है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, ये तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, अगर बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 4 मान लेते हैं कि एक मैं रैंडम ले रहा हूँ कि आउटसाइड फेसिंग है, तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि हर इसमें 3 पर्सन बैठे या फिर 2 पर्सन बैठे हर साइड में। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन के बारे में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने सभी के सभी को आउटसाइड कर दिया है। अब ऐसा भी बोला जा सकता है कि कॉर्नर वाले इनसाइड है और साइड वाले आउटसाइड है, ये भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 4 कॉर्नर एंड 2 ऑन ईच साइड। तो स्क्वायर के ये पॉसिबिलिटीज है, इस टाइप के डायरेक्शन, इस टाइप का डायग्राम हम लोगों को स्क्वायर में निकालना है। ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो क्वेश्चन में दी गई रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो देखेंगे रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल पे आपको एक चीज याद रखना जरूरी है कि लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड, ठीक है।
एक लॉन्गर साइड होती है, एक शॉर्टर साइड होती है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर जैसा ही तरीका रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड का कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पे भी सेम एज इट इज हो सकता है कि कॉर्नर वाले बाहर देखेंगे, कभी कभी कॉर्नर वाले अंदर देखेंगे। तो जो भी एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी करेगी उसी टाइप उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। यहाँ पे दिखा है कॉर्नर, 4 कॉर्नर एंड 1 ऑन ईच साइड, या फिर कभी ऐसा बोला जा सकता है देखो लॉन्गर साइड जो है उसमें 2 लोग बैठे हैं, शॉर्टर साइड जो है उसमें 1 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4 कॉर्नर और 2 ऑन ईच लॉन्गर साइड, या फिर 2 ऑन ईच, सॉरी 1 ऑन ईच शॉर्टर साइड, ऐसा भी बोला जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन हाई लेवल का अगर रहता है तो यहाँ पे ऐसा भी बोला जा सकता है, लॉन्गर साइड में 3 लोगों को बैठा देंगे। अब ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ये मैं अपने मर्जी से निकाल रहा हूँ, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया रहेगा वो हो सकता है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो कॉर्नर कितने हैं, 4 कॉर्नर रहने वाले हैं, 3 ऑन ईच लॉन्गर साइड और 1 ऑन ईच शॉर्टर साइड। क्लियर हो रहा है? तो रेक्टेंगल के ये पॉसिबिलिटीज है कि इस तरीके से डायग्राम बनेगा, इस तरीके से डायरेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल पे देखिए, ट्रायंगल बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। तो ट्रायंगल पे कितने कॉर्नर होते हैं, तो 3 कॉर्नर रहेंगे, 3 साइड भी रहेंगे। इस तरीके से हो सकता है कि कॉर्नर वाले बाहर देखेंगे, साइड वाले इनसाइड देखेंगे, मतलब 3 कॉर्नर एंड 1 ऑन ईच साइड, मतलब टोटल कितने पर्सन हो गए, यहाँ पे 6 पर्सन हो गए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, तो मतलब हर साइड पे 2 लोग बैठा सकते हैं। कितने लोग हो गए टोटल, 9 हो गए बराबर। यहाँ पे 3 कॉर्नर एंड 2 ऑन ईच साइड, इस तरीके का हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, कॉर्नर पे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मतलब ये क्या हो गया, 4 कॉर्नर 3 ऑन ईच साइड। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 9 + 3 मतलब 12 पर्सन हो गए। बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप का पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें देखेंगे कि पेंटागन में कितने साइड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 साइड होते हैं। पेंटागन का डायग्राम इस तरीके से बनेगा, पेंटागन का डायग्राम इस तरीके से बनेगा जिसमें 5 साइड होते हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। मतलब यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ, अच्छा इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, सभी कॉर्नर को मिटा देते हैं, 1 ऑन ईच साइड। अब इसमें साइड डायरेक्शन जो है कुछ भी हो सकते, तो ये टोटल कितने हो गए, 5 पर्सन हो गए। कभी ऐसा भी बोला जा सकता है, फाइव कॉर्नर, ठीक है, 1 ऑन ईच साइड, मतलब टोटल कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए। ऐसा भी पूछा जा सकता है। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 5 कॉर्नर, टोटल कितने हो गए, 5 लोग हो गए। अब डायरेक्शन का तो आपको पता है
कि सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, ऐसा भी बोला जा सकता है। ऑल आर फेसिंग इनसाइड, ऐसा भी बोला जा सकता है। ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, ऐसा भी बोला जा सकता है। या फिर थ्री ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड टू ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, ऐसा भी कुछ बोला जा सकता है। तो डायरेक्शन के बहुत सारे तरीके जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस आपके सामने किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हेक्सागोन। तो हेक्सागोन में कितने साइड होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 साइड होती है ना, 6 साइड 6 कॉर्नर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कितने हो गए टोटल, 6 लोग हो गए। तो 6 कॉर्नर हम लोग बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा 6 कॉर्नर एंड 1 ऑन ईच साइड, ठीक है। या तो कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ साइड में ही बैठा जाएगा, 1 ऑन ईच साइड। कितने लोग हो गए टोटल, 6 लोग हो गए। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा हो सकती है, 6 12। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहा है हेप्टागोन। तो हेप्टागोन में कितने साइड होते हैं, तो 7 साइड होते हैं। तो ऑब्वियसली कॉर्नर भी 7 रहने वाले हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग रह सकते हैं। या तो और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो 14 लोग हो सकते हैं, है ना। 7 या 14 हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 7 कॉर्नर 1 ऑन ईच साइड। मतलब कभी 7 भी बोल सकते हैं, कभी 14 भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ रहा है ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन में कितनी साइड होती है, तो 8 साइड होती है। तो ऑब्वियसली कॉर्नर भी 8 रहने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछा गया ऑक्टागोन निकालना है तो आपको पता होना जरूरी है, आगे जाके पूछ सकता है। अभी भी कुछ एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे या तो 8 हो सकता है, या तो बड़े लेवल का क्वेश्चन है तो 18 भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, 8 कॉर्नर और 16 सॉरी 1 ऑन ईच साइड, ठीक है। तो ये थी बाउंड की जो डायग्राम थी, इस टाइप से हम लोग लीनियर बॉडी की तरफ। तो ठीक है, यहाँ पे तो लीनियर बॉडी के लिए स्पेस नहीं छोड़ा है। चलो एक मैं ले लेता हूँ कि लीनियर बॉडी कैसे रहेगी। तो ऑलरेडी मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से एक रो हो सकता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें तो इवन एंड ऑड का कुछ भी नहीं होता है, मतलब इवन नंबर ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि कभी बोलेगा कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि आपको इस चीज में ये भी पता होना बहुत जरूरी है। नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, देन वेस्ट हो गया। अब ये बीच वाले भी साइड है, ये भी जरूरी मतलब पता होना जरूरी। इतना काम तो नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन डिस्टेंस जो चैप्टर है इसमें आपको ये जरूरत पड़ने वाली है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ फेसिंग। फिर एक और लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया साउथ फेसिंग। इतना ध्यान रखेंगे हम लोग कि आपका जो पेज है जहाँ पे आप ड्रॉ करते हो, उसका अपर साइड जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, नॉर्थ फेसिंग रहेगा, और डाउन वाला साइड जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, साउथ फेसिंग रहेगा। तो ये लीनियर बॉडीज का है। कभी कभी मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है कि पैरेलल रो भी बता सकते हैं, कि पहली वाली रो क्या कर रही है, ऊपर देख रही है, मतलब सॉरी नॉर्थ देख रही है, और दूसरी वाली रो फेसिंग ईच अदर जब बोला जाता है, सब लोग एक में की तरफ 6 लोग बैठे हैं और सब लोग एक में के 12, मतलब 2 पैरेलल रो में 12 लोग बैठे हैं और सब एक में की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हमारा था लीनियर बॉडी के बारे में। अब तो हम लोगों ने डायग्राम निकालना सीख लिया कि किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे और डायरेक्शन किस तरीके से फेस करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सिटिंग अरेंजमेंट में ध्यान रखना जरूरी है, तो यहाँ पे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है डायरेक्शन। क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन को हम लोग
किस तरीके से ध्यान में रखेंगे। डायरेक्शन मतलब इसमें होता क्या है डायरेक्शन, तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्शन के बारे में आपको बताया है। तो डायरेक्शन होता है क्या, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रहेगा क्या, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पे नहीं रहने वाला है, लेकिन इसी के बेस पे हम लोग जो राइट लेफ्ट यहाँ पे है, राइट और लेफ्ट के बारे में डिस्कशन होगा। तो राइट लेफ्ट भी हम लोग इसकी जरूरत राइट लेफ्ट के लिए पढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें ध्यान लेते हैं कि देखिए अगर हम लोग नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ फेसिंग मतलब हमेशा याद रखना है कि नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या होगा कि जो आपका, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, तो स्क्रीन में देख रहे हो मतलब आप जहां पे भी फेस करके खड़े हो बैठे हो, तो वो हमारे लिए हमेशा क्या रहेगा, नॉर्थ फेसिंग ही रहने वाला है। वो हमारे लिए हमेशा क्या रहेगा, नॉर्थ फेसिंग ही रहने वाला है। ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि साउथ फेसिंग की, तो साउथ फेसिंग मतलब आप पेज के डाउन साइड में देख रहे हो, तो वो हमेशा हमारे लिए क्या रहेगा, तो हमेशा हमारे लिए साउथ रहेगा। मतलब आप जिस फेस, मतलब जिस जहां पे फेस करके बैठे हो उसका अपोजिट साइड, मतलब वो हमारे लिए क्या रहेगा, साउथ रहेगा। उसका अपोजिट साइड मतलब नीचे वाला, आपके पेज के नीचे वाला साइड। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि साउथ नॉर्थ में जो आपका राइट है वो पेज का राइट रहेगा, और आपका लेफ्ट है वो पेज में लेफ्ट ही रहने वाला है। लेकिन साउथ में आपका गलत होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि साउथ में आपका उल्टा हो जाता है राइट लेफ्ट के बारे में। साउथ में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार इसमें डिस्कशन करते हैं सर्कल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8% में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 80% ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, अब राइट लेफ्ट मतलब क्या है कि कभी बोला जाएगा कि सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। कभी बोला जाएगा कि सभी के सभी आउटसाइड फेसिंग कर रहे हैं। कभी बोला जाएगा कि कुछ लोग इनसाइड है कुछ लोग आउटसाइड है। कुछ भी बोला जा सकता है, जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं कि एक एलिमेंट है जो यहाँ पे बैठा है, तो इसका नॉर्थ में मैंने बताया कि नॉर्थ मतलब मैं जैसे आपको दिख रहा है कि फेस जहाँ पे है आपका, तो आपका राइट मतलब इस स्क्रीन का राइट, आपके पेज का राइट, सबका राइट, और आपका लेफ्ट मतलब स्क्रीन का राइट, पेज का लेफ्ट, सबका लेफ्ट। क्यों, जब हम लोग नॉर्थ फेसिंग रहेंगे जैसे आप स्क्रीन के, ठीक है, कोई भी चांसेस नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे लिए क्या है, राइट है, ये मेरे लिए लेफ्ट है। सेम एज इट इज मैं अगर यहाँ हूँ तो ये मेरे लिए राइट है, ये मेरे लिए लेफ्ट है। सेम अगर मैं यहाँ हूँ तो ये मेरे लिए राइट है। मतलब ये कौन सा पोजीशन हो गया, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए पोजीशन है। मैं कहाँ पे फेस कर रहा हूँ, तो वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ, मतलब देखो नॉर्थ था तो मैं ऐसा था, जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने। साउथ हूँ तो मैं ऐसा हूँ। ठीक है, यहाँ पे राइट लेफ्ट आपका चेंज हुआ है। देखो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो मेरा राइट हैंड है, और आपका जो राइट हैंड है वो मेरा लेफ्ट हैंड है। क्यों, क्योंकि मैं आपके तरफ फेस करके हो और आप मेरे तरफ फेस करके हो। मैं आपके तरफ फेस करके हो मतलब मेरा जो साइड है वो क्या है, साउथ है, और आपका जो है वो नॉर्थ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वेस्ट की। तो वेस्ट मतलब मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, इस तरीके से खड़ा हूँ, तो राइट हैंड मेरा ऊपर ही जाएगा, लेफ्ट हैंड मेरा नीचे ही आएगा। यहाँ पे राइट ऊपर रहेगा और लेफ्ट नीचे रहने वाला है। सेम एज इट इज हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग ईस्ट की तरफ फेसिंग है तो राइट मेरा, लेफ्ट मेरा नीचे आएगा, राइट मेरा नीचे आएगा और लेफ्ट मेरा ऊपर जाने वाला है। ये चीज ध्यान रखना है। तो जैसे मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए राइट मेरा ऊपर गया, लेफ्ट मेरा नीचे है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कुछ डायरेक्शन ऐसे भी है, मैंने बताया ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है साउथ ईस्ट, ये क्या है साउथ वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है आपके सामने दिख रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, मेरे लिए साउथ वेस्ट है। क्या है, साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट मतलब अब इस साइड में हूं तो ऑब्वियसली मेरा राइट हैंड जो है वो नीचे हो जाएगा, क्या नहीं होगा, राइट हैंड ऊपर होगा और लेफ्ट हैंड नीचे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो राइट ऊपर जा रहा है, लेफ्ट नीचे आ रहा है। अब साउथ मतलब ये मैंने आपके सामने ऑलरेडी रखा है। तो साउथ में मतलब आपका उल्टा हो जाएगा, मतलब राइट रहेगा यहाँ पे, लेफ्ट रहेगा यहाँ पे। अब फिर साउथ ईस्ट की बारी आती है। जैसे मैं यहाँ पे फेस करके हूँ
तो यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड मेरा हमेशा नीचे रहेगा और लेफ्ट हैंड हमेशा ऊपर रहने वाला है। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ऊपर रहेगा राइट, सॉरी नीचे रहेगा राइट और नीचे ऊपर रहेगा लेफ्ट, सेम एज इट इज। क्या बैग लेना है, थोड़ी देर से लेके जाओ, 5-10 मिनट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि वेस्ट ईस्ट की तरफ फेस अगर है तो राइट नीचे आएगा और लेफ्ट ऊपर आ जाएगा, फिर ऐसे राइट इधर और लेफ्ट ऊपर, दिख रहा है। तो इस तरीके से फेसिंग रहेगा किसका, इनसाइड जब फेस कर रहे हैं उस टाइप का। अब यहाँ पे सबके सब अगर आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको साउथ फेसिंग है, क्या दिख रहा है आपको, साउथ फेसिंग है। तो साउथ फेसिंग में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उल्टा है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका राइट, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, सेम एज इट इज, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, फिर यहाँ पे राइट आ जाएगा यहाँ पे और लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे राइट, ये लेफ्ट, देखो यहाँ पे राइट आ रहा है और लेफ्ट, फिर यहाँ से राइट, फिर यहाँ पे लेफ्ट, फिर यहाँ पे राइट, फिर यहाँ पे लेफ्ट, फिर राइट और यहाँ पे लेफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट लेफ्ट में अगर आपका कंफ्यूजन रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट में तो आप आगे के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना जरूरी है। फिर आता हूँ मैं, कुछ पर्सन बाहर देख रहे हैं, कुछ पर्सन अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है आपको। तो यहाँ पे देखिए, जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको, लेफ्ट और राइट सेम ही हो जाएगा, यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इनसाइड देख रहा है, तो इनसाइड देख रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो इनसाइड देख रहा है ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, मतलब नॉर्थ देख रहा है तो। फिर यहाँ पे इनसाइड वाला, तो ये वाला राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। फिर आउटसाइड वालों का तो हम लोगों को पता ही है, आउटसाइड वालों का क्या होगा कि राइट ऊपर रहने वाला है, लेफ्ट नीचे रहने वाला है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो राइट नीचे रहने वाला है, लेफ्ट ऊपर रहने वाला है। यहाँ पे भी देखेंगे तो राइट यहाँ पे रहने वाला है और लेफ्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये था कि सबसे पहले कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जरूरत तो नहीं है, लेकिन राइट लेफ्ट के लिए हम लोगों को ये जानना जरूरी है। क्लियर है सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डायरेक्शन पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट फर्स्ट था जो हम लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या याद रखना जरूरी है, तो यहाँ पे सेकंड आपको दिख पा रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स है। कुछ रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स आते हैं, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि हु आएगा, विच आएगा, हुज आएगा, हुम आएगा, ये सारे जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग बोलते हैं इसको। तो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और किस चीज़ के लिए होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे के पूरे वर्बल रीजनिंग में ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उस टाइप पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि विच किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब ज़रूरी है कि ये सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट, मैंने क्या बोला कि सभी के सभी जितना भी वर्बल रीजनिंग है, जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, ये सारे चीज़ों में ये 2 पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ध्यान देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में इतने सारे वर्ड्स होते हैं, हु, विच, हुज, हुम। तो अभी सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर चल रहा है, तो वैसे तो सारे चैप्टर में मैं आपको ये इसके बारे में एक बार रिवाइज करने वाला हूँ, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का ही एग्जांपल इसमें मैंने लाया है। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अगर मान लेते हैं कि इस सर्कल में 8 पर्सन बैठे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, और सभी के सभी हम लोग बोल लेते हैं कि इनसाइड फेस कर रहे, कहाँ फेस कर रहे हैं, सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो अब बोला गया कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो ए जो है वो बी के राइट में क्या है, थर्ड है, बी के राइट में, बी के दाएं में थर्ड है। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो बी जो है, ए जो है वो बी पे डिपेंडेंट है, ए जो है वो बी पे डिपेंडेंट है, मतलब सबसे पहले प्लॉट पे किसको लाना पड़ेगा, बी को लाना पड़ेगा। तो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो बी का राइट कहाँ पे है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि बी का राइट यहाँ पे, बी का लेफ्ट यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब नॉर्थ फेसिंग होते हैं तो मतलब आपका राइट मतलब बी का राइट हो गया, आपका लेफ्ट मतलब बी का लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी मतलब 1 2 एंड 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए हम लोग यहाँ पे रखेंगे,
ठीक है, तो पहला जितना मैंने अंडरलाइन किया है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। पहला जितना मैंने हाईलाइट किया है इतना काम हो चुका है, ठीक है। दूसरा, अब सेम एज इट इज मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में क्या क्या वर्ड आ सकता है, तो एंड आ सकता है, बट आ सकता है, वाइल आ सकता है ना, अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। देन उसके बाद में यहाँ पे देखो दिख रहा है कॉमा भी आ सकता है, तो etc। तो ये वर्ड्स जब आएंगे तो इसमें वो वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी एग्जाम्पल मैंने लिया है, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो यहाँ पे भी सेम है, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। इसमें भी मैं 8% बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं कि सब के सब लोग क्या देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, बी पे। तो सबसे पहले प्लॉट पे कौन आने वाला है, बी आने वाला है। तो मैं यहाँ पे बी को कर लेता हूँ, बी हो गया यहाँ पे। तो ए को यहीं पे आना पड़ेगा क्योंकि बी का जो राइट है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट यहाँ पे और लेफ्ट यहाँ पे है। तो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, 1 2 एंड 3। अब इस चीज में, इस पॉइंट पे एक और चीज याद रखना जरूरी है, जो कि मैं आगे भी बताने वाला हूँ, लेकिन अभी भी बता देता हूँ कि जब भी बोला जाएगा कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ए और बी के बीच में कितने लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे। जब भी बोला जाएगा कि ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, तो 1 माइनस करके ए और बी के बीच में कितने लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो हम लोग ये 2 पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन में एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। उसके बाद में कंजंक्शन में भी एक एग्जांपल लिया, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब उसके बाद में दोनों एग्जांपल में एक वर्ड चेंज हो रहा है। इसमें देखो इस्तेमाल किया गया हु, इसमें इस्तेमाल किया गया एंड। तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन में हु का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये हम लोग बताते हैं। अब आगे लिखा गया है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जो कि सी के लेफ्ट में सेकंड है, ऐसा बोला गया है। इस लाइन का मतलब अगर हम लोग हिंदी में करते हैं तो क्या होगा, जो कि सी के लेफ्ट में सेकंड है। अब जो कि मतलब कौन, तो अब तो इसमें डाउट है। अब यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे बी भी है, तो कौन सी के लेफ्ट में सेकंड है। तो इस चीज का पता करने के लिए हम लोग हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन याद रखना जरूरी है। तो याद रखेंगे कि इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे, बी, कैसे पढ़ेंगे, बी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी जो है वो सी के लेफ्ट में सेकंड रहेगा। मतलब हु जो है वो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बी जो है, मतलब हु जो है वो हमेशा सेकंड एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दूसरे से लिखता हूं। बी हमेशा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। अब एलिमेंट की जगह क्या, कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट का मतलब आपको पता है, कुछ भी हो सकता है, नाम भी हो सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ भी, कुछ चीज़ों के भी नाम हो सकते हैं, एनिमल के भी नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट ए बी और सी लिया है। तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि हु, विच, हुम, हुज, मतलब WH वर्ड जो है वो हमेशा किसके लिए यूज किए जाते हैं, नियरेस्ट एलिमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेकंड एलिमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि अब WH वर्ड में वाइल भी आता है। तो वाइल जो है वो कंजंक्शन है, वाइल ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्लियर है। तो अब इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे, बी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि बी जो है वो सी के लेफ्ट में सेकंड है। तो बी अगर सी के लेफ्ट में सेकंड है, तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि बी को मेरे को यहाँ पे रख, सी को मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके होगा कि बी जो है वो सी के लेफ्ट में सेकंड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सी का लेफ्ट यहाँ पे हो रहा है और सी का राइट यहाँ पे हो रहा है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद में हम लोग आते हैं कंजंक्शन पे। तो कंजंक्शन पे देखिए आप, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, वो तो डायग्राम सेम ही था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एंड आया है इसमें, तो अब एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, और एंड का मतलब और होता है, और सी के लेफ्ट में सेकंड है, तो और मतलब कौन, तो और मतलब हमेशा याद रखेंगे। तो ये जो है ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी
एंड यहाँ पे जो होता है एंड के बाद में ए जो है वो हिडन होता है एंड ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो वहां पे देखो बी जो था वो बी सी के लेफ्ट में सेकंड था, यहाँ पे ए सी के लेफ्ट में सेकंड है। तो अगर यहाँ पे ए सी के लेफ्ट में सेकंड है तो ए को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सॉरी सी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो सी को मेरे को यही करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके सी का लेफ्ट यहाँ पे है, सी का राइट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो गया ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, 1 एंड 2। देखो इस एक वर्ड से कितना डिफरेंस दोनों डायग्राम में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सी यहाँ आ चुका है, यहाँ पे सी यहाँ आ चुका है। तो इन दो पॉइंट्स में हम लोग एक ही चीज याद रखेंगे कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा तो वो जो रहेगा हु, विच, हुज, होम जो रहेगा वो हमेशा फर्स्ट सॉरी नियरेस्ट एलिमेंट मतलब सेकंड एलिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसको कैसे पढ़ेंगे, बी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। और कंजंक्शन जो रहेगा वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए यूज किया जाएगा, एंड के बाद में जो है फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हिडन रहने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि एटलीस्ट एंड ऑलमोस्ट, सॉरी नहीं है वो नहीं है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हम लोग पहले लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट तो हो गया। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है कि एज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लाइन करिए, यहाँ पे लाइन की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे एक सर्कल की जरूरत है, सर्कल निकाल देते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि एज थर्ड, इनमें से कुछ भी हो, सॉरी इनमें से कुछ भी हो सकता है और लेफ्ट राइट में से भी कुछ भी हो सकता है। जब भी बोला जाएगा कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो हम लोग याद रखेंगे कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो यहाँ पे नंबर -1 करेंगे। नंबर मतलब कौन से, तो ये n नंबर, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। जब भी बोला जाएगा ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तब हम लोग ए और बी के बीच में एक लोग, सॉरी क्या थर्ड बोला है मैंने, तो जब भी बोला जाएगा ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ए और बी के बीच में 2 लोग। जब बोला जाएगा ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, तो ए और बी के बीच में 3 लोग। जब भी बोला जाएगा ए इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, तो ए और बी के बीच में -1 करेंगे, 4 लोग रहेंगे। ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि n-1 का गैप दोनों के बीच में। कभी इस तरीके से भी बोला जा सकता है A is third place away from B, या फिर A is third place away from B, मतलब A और B के बीच में कितने रहेंगे, हमेशा यहाँ पे भी याद रखेंगे n-1 का गैप रहेगा। 3 प्लेस अवे बोला जाएगा तो A और B के बीच में 2 लोगों का गैप। 4 प्लेस अवे बोला जाएगा तो A और B के बीच में 3 लोगों का गैप। 5 प्लेस अवे बोला जाएगा तो A और B के बीच में -1 मतलब 4 का गैप रहने वाला है। तो n-1 का गैप रहेगा, ये चीज ध्यान में रखेंगे। मतलब यहाँ पे मैं पहले वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अब मान लेते कि A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। मान लेते कि ए अगर यहाँ है, तो अब यहाँ पे ए अगर फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो थर्ड लेफ्ट मतलब बी यहाँ पे हो जाएगा। अब बी का डायरेक्शन पता चला है कि इसमें नहीं पता चला है, तो ए और बी के बीच में कितने लोग, 2 लोग, क्योंकि थर्ड बोला गया तो -1। सेकंड बोलेंगे तो -1 करेंगे तो 1 का गैप रहेगा, और थर्ड बोलेगा तो 2 का गैप रहेगा, फोर्थ बोलेंगे तो 3 का गैप रहेगा, फिफ्थ बोलेंगे तो 4 का गैप रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है। सेकंड में मैंने बताया कि अवे, तो अवे का भी मतलब सेम हो रहा है। अब अवे में मतलब ऐसा है कि राइट लेफ्ट कुछ भी हो सकता है। थर्ड राइट अवे बोला गया तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 का गैप रखेंगे, यहाँ पे बी कर देंगे, मतलब -1 का गैप, n-1 का गैप, जितना भी 2 बोलेगा तो 1, 3 बोलेगा तो 2, 4 बोलेगा तो 3, ऐसा 1 का गैप रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है देयर आर 2 3 4 5th पर्सन बिटवीन फ्रॉम बी, ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ए एंड बी। अब यहाँ पे बिटवीन मतलब बीच में, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन ए एंड बी अगर बोला जाता है तो दोनों में गैप कितने का, 2 का ही रहेगा। यहाँ पे -1 नहीं होगा, यहाँ पे -1 नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी बोलेंगे तो दोनों के बीच में कितने का गैप रहेगा, 3 का ही गैप रहेगा। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी बोला जाएगा तो दोनों में कितने का गैप रहेगा, तो 4 का ही गैप रहेगा, 4 का ही गैप रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी लाइन बोली जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, तो ए जो है वो बिल्कुल बी और सी के बीच में अगर बैठा है, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे
कि या तो ए बी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या तो ए बी ऐसा भी हो सकता है। देखो ये एक एक पर्सन छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली बिटवीन, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी है ना, ये ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर एक और सर्कल में बना देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ए और सॉरी सी बी ए ऐसा भी हो सकता है। ये भी एग्जैक्टली बिटवीन ही है, ये भी एग्जैक्टली बिटवीन ही है, बराबर है। या फिर 8% में एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी, नहीं क्या आ रहा है सी, यहाँ पे आएगा बी, तो ए यहाँ पे भी हो सकता है। अभी भी एग्जैक्टली बिटवीन है, देखो यहाँ पे 1% 2%, यहाँ पे भी 1% 2%। तो एग्जैक्टली बिटवीन मतलब इस साइड में एक करेंगे तो इस साइड में भी एक, इस साइड में दो रहेंगे तो इस साइड में भी दो, अगर दोनों साइड में कोई भी नहीं है तो कोई भी नहीं रहने वाला है, बीच में ही रहने वाला है। क्लियर हो रहा है? मिटा देता हूँ मैं इसको, थोड़े से आगे कुछ पॉइंट्स है उस पर भी डिस्कस करते हैं। अब कभी ऐसा भी बोला जा सकता है इसमें ही कि ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर। अब ऐसा अगर बोला जाता है तो यहाँ पे एक चीज याद रखना जरूरी है कि दोनों पर्सन अपोजिट में तो बैठेंगे, लेकिन दोनों का फेस जो रहेगा वो एक में की तरफ रहने वाला है। ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है। इसमें एक और चीज बोली जा सकती है कि ए इज फेसिंग बी। अब यहाँ पे एक चीज, सॉरी मैं यहाँ पे एलिमेंट चेंज कर देता हूँ ताकि मैं एग्जांपल भी ले पाऊँ एक इसमें, जी इज फेसिंग एच। अब जी इज फेसिंग एच मतलब यहाँ पे देखो ध्यान दो कि एक चीज तो कंफर्म है कि जी और एच अपोजिट में तो बैठने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जी का जो फेस है वो एच के तरफ ही होना चाहिए। इसमें एच कौन सी तरफ फेस कर रहा है इसका कोई ही मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन जी का फेस एच के तरफ होना ही चाहिए। जी इज फेसिंग एच, ठीक है। जी इज फेसिंग एच का मतलब ऐसा नहीं होगा कि एच का फेसिंग जी की तरफ ही होगा। एच का फेसिंग इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस जी की तरफ ध्यान रखना है कि जी का फेस एच की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। अभी कभी ऐसा बोला जा सकता है कि सी इज सीट ऑपोजिट टू ई। सी जो है वो ई के अपोजिट में बैठा है, सी जो है वो ई के अपोजिट में अगर बैठा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट पे तो बैठेगा, दोनों के डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे ई बाहर भी देख सकता है, ई अंदर भी देख सकता है, सी बाहर सी अंदर कुछ भी देख सकता है, लेकिन बैठेंगे कहाँ? अपोजिट पे ही बैठेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोगों को याद रखना जरूरी है, जो आगे क्वेश्चंस में आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने रखे थे तो वहां पे भी कर दिया, चलो ठीक है, उसके ऊपर एक बार ध्यान देते। ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर। ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, दोनों का फेस एक में की तरफ होना ही चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग आते हैं कि जी इज फेसिंग एच, तो जी इज फेसिंग एच, तो जी का फेस एच की तरफ होना चाहिए, लेकिन एच जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। एच का कोई भी जरूरी नहीं है कि वो इनसाइड जी की तरफ ही फेस होना चाहिए। उसके बाद में बोला गया है एक्स इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वाई, तो एक्स और वाई इन फ्रंट में बैठना चाहिए, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना है, दोनों कहीं भी देख सकते हैं, दोनों कहीं भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बना के रख देता हूँ जो सर्कल में है कि डेफिनेट वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं D सिटिंग अपोजिट टू F, तो यहाँ पे भी D और F अपोजिट में बैठेंगे, इसमें भी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद में बोला गया A सिटिंग अपोजिट टू B, तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है अपोजिट मतलब इसमें डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को फेसिंग ईच अदर करना ही पड़ेगा।
उसके बाद में बोला गया है x इज सिटिंग अपोजिट टू y, तो x y के अपोजिट में बैठा ही है, डबल हो गया ये। g इज सिटिंग अपोजिट टू h, तो g इज सिटिंग अपोजिट टू h। अब अपोजिट बोला गया तो इसमें डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, इसमें है और इसमें दोनों के डायरेक्शन कंफर्म है कि वो एक में की तरफ फेस करके बैठे हैं, और यहाँ पे एक का डायरेक्शन कंफर्म है कि g जो है वो h की तरफ ही फेस कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एटलीस्ट मतलब मिनिमम होता है और ऑलमोस्ट का मतलब मैक्सिमम होता है। उसका एग्जांपल भी मैंने आपके सामने लिया है, एटलीस्ट 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी, मतलब कम से कम 3 लोग बी के राइट में बैठे हैं, कम से कम 3 लोग बी के राइट में बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब एटलीस्ट 3 मतलब होगा क्या कि कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, मतलब मैं बी है ना, तो बी को यहाँ बैठा सकता क्या? अब सभी लोग मान लेते हैं कि सभी लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं नॉर्थ, सभी लोग अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी, तो एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, तो यहाँ पे कम से कम 3 दिख रहे हैं कि यहाँ पे बी के राइट में कितने हैं? 2 ही है। तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये राइट हो रहा है और ये लेफ्ट हो रहा है, इसमें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो मुझे कम से कम 3 लोग बी के राइट में चाहिए, मतलब बी यहाँ हो सकता है, या तो बी यहाँ पे भी हो सकता है, देखो 4 लोग भी हो सकते हैं, या तो बी यहाँ पे भी हो सकता है, 5 लोग हो सकते हैं, या तो एक और अगर करते तो बी यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑलमोस्ट 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में ज्यादा से ज्यादा 3 लोग बैठना चाहिए, तो बी के लेफ्ट में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठना चाहिए? 3 लोग। तो बी के लेफ्ट में ज्यादा से ज्यादा 3 लोग होना चाहिए, तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 हो सकता है क्या? तो 4 कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑलमोस्ट 3 पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में 3 पर्सन हो सकते हैं, या तो 2 पर्सन हो सकते हैं, या तो 1 पर्सन हो सकता है, या तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 लोग कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ सी। क्लियर है? तो यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, ऑलमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, ये भी आपको एग्जाम क्वेश्चन में देखने मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। तो और कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है, ध्यान दीजिए। ए इज ओनली नेबर ऑफ बी, तो इसका हिंदी में मतलब देखेंगे तो ए जो है वो एकमात्र नेबर है बी का, मतलब बी का दूसरा कोई भी नेबर नहीं रहने वाला है। अगर मैं एग्जांपल में लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं बी को यहाँ ले लेता हूँ तो ए तो नेबर एक रहेगा, लेकिन दूसरा कोई ना कोई तो नेबर रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या बोला गया है कि ए इज ओनली नेबर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का एकमात्र नेबर है, दूसरा कोई भी बी का नेबर नहीं रहने वाला है। तो इसी का मतलब ये होता है एट द एंड, मतलब या तो मेरे को बी को ये एंड में बैठाना पड़ेगा, या तो मेरे को बी को ये एंड में बैठाना पड़ेगा। देखो दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो बी का एक ही नेबर है, दूसरा नेबर नहीं है, बी का एक ही नेबर है, दूसरा नेबर नहीं है। तो इसी का मतलब ऐसा होगा कि ए इज ओनली नेबर ऑफ बी, मतलब बी जो है वो हमेशा कॉर्नर पे बैठने वाला है, ठीक है। अब नेबर, एडजेसेंट, नेक्स्ट, बिसाइड, वन प्लेस अवे, तो इन सभी का मतलब एक ही होता है। नेबर का मतलब आजू बाजू में, मतलब ए जो है ये सी और बी ये दोनों क्या है, ए के नेबर है। या फिर उसको एडजेसेंट भी बोल लो, ए इज एडजेसेंट टू बी बोल लो तब भी यही होगा, ए इज नेबर ऑफ बी बोल लो तब भी यही होगा, ए इज नेक्स्ट टू बी बोल लो तब भी वो बाजू में ही होगा, ए इज बिसाइड बी बोल लो तब भी वो बाजू में ही होगा, ए इज वन प्लस अवे फ्रॉम बी बोलेंगे तो तब भी वो नेबर ही होने वाला है।
ये चीज भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है A is third to the left of B and vice versa। तो अब यहाँ पे अगर डायग्राम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो A is third to the right of B। लेट्स सी अगर मैं A को बी, ए जो है वो बी पे डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले प्लॉट पे बी आने वाला है। और यहाँ पे अगर देखेंगे एग्जांपल में सभी लोग अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ए जो है वो बी के लेफ्ट में थर्ड, बी का लेफ्ट कहाँ पे आ रहा है, बी का लेफ्ट यहाँ पे, मतलब नॉर्थ फेसिंग में। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए राइट लेफ्ट में, क्योंकि आपका राइट तो स्क्रीन का लेफ्ट हो रहा है, आपका लेफ्ट स्क्रीन का लेफ्ट हो रहा है। तो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब 1 2 एंड 3, तो ये ए यहाँ पे आएगा। अब ये तो आपको कंफर्म था, ये तो आपने ऑलरेडी सीख ही लिया है, लेकिन उसके बाद में जो लिखा है एंड वाइस वर्सा, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, उसी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्शन अगर नहीं है तभी ये क्लू दिया जाएगा, जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है तभी ये क्लू दिया जाएगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, उसी का मतलब होगा कि बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। क्या होगा, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब यहाँ पे ए को मेरे को साउथ फेसिंग ही करना पड़ेगा, ए को क्या करना पड़ेगा, साउथ फेसिंग ही करना पड़ेगा। तो इस वाइस वर्सा का मतलब हम लोग ध्यान में रखेंगे ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा मतलब बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो देखो यहाँ पे बी जो है वो ए के लेफ्ट में थर्ड हो रहा है, ए का लेफ्ट मतलब ए का फेसिंग साउथ हो जाएगा, इससे ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे ये लेफ्ट है और यहाँ पे ये राइट है। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना जरूरी है, ए इज सिटिंग वन प्लेस टू द राइट ऑफ बी, ए इज सिटिंग वन प्लेस टू द राइट ऑफ बी। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है वो बी के राइट में, अगर मान लेते हैं कि बी जो है वो अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ए को मेरे को यहीं पे बैठना पड़ेगा, ए इज सिटिंग वन प्लेस टू द राइट ऑफ बी। और दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट है, ए इज सिटिंग वन ऑफ द प्लेस टू द राइट ऑफ बी, मतलब यहाँ पे अगर 6 लोग बैठे हैं तो वन ऑफ द प्लेस मतलब ए जो है वो बी के राइट में कोई तो भी प्लेस में बैठा है, मतलब जस्ट बाजू में भी बैठ सकता है, एक प्लेस अवे भी बैठ सकता है, 2 प्लेस अवे भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बी है तो ए यहाँ पे भी बैठ सकता है, बी अगर यहाँ पे है तो ए यहाँ पे भी बैठ सकता है, 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 लेकिन यहाँ पे कभी नहीं बैठ सकता क्योंकि ए जो है वो बी के राइट में ही बैठा रहेगा। क्लियर है? तो इतने सारे जो सीटिंग अरेंजमेंट के पॉइंट्स है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन के साथ साथ भी हम लोग धीरे धीरे ये लाइंस आपको देखने मिलेंगे। सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन की स्टार्ट मतलब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जहाँ पे सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सो सभी ने पहले से ये लेक्चर फिर से रिपीट करके देखना है और इसके प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा का वैसा मैंने जो लिख के दिया है ऐसे प्रॉपर नोट्स अगर आप बना के आगे का लेक्चर करते हो तो आपको डेफिनेटली सेटिंग अरेंजमेंट ये चैप्टर समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।